हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ग्लोबल लेंस सीरीज। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली कवर करते हैं। तो अब से आपको मेरे चैनल पर डेली जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे रहेंगे पूरे दिन के करंट अफेयर्स के वो देखने को मिलेंगे। और जल्दी हम मॉर्निंग में जो डेली न्यूज एनालिसिस है वो भी शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी प्यार बनाए रखें, साथ बनाए रखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और बात करेंगे आज हम नेपाल के बारे में। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हो रहा है कि दोबारा से जनजट क्रांति देखने को मिल रही है। वही बालेन शाह जिन्होंने जनजट क्रांति के थ्रू अपनी सरकार बनाई, अपनी राजनीति चमकाई, अब वही जनजट उनके विरोध में खड़े हो गए हैं जो कल तक सपोर्ट में थे। तो क्या इसके कारण रहे हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको एक एक करके हम समझेंगे। और ये खबर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नेपाल में फिर जेंजी प्रदर्शन, 3 दिन में 3 आत्महत्या हुई है। बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा है और पीएम बालेन शाह का इस्तीफे की मांग करी जा रही है। अच्छा, एक चीज पॉइंट हमें और यहाँ पर नोटिस करना है कि भाई इंडिया ने जब से ये आसपास यात्राएं शुरू करी हैं, तब से चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो हमारा नेपाल हो और चाहे वो हमारा चाइना हो, कुछ ना कुछ सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये एक बीज भारत के द्वारा बोया गया है? क्या इसमें भारत की कोई रणनीति हो जाती है? तो इस पर भी एक बार गौर कर लेंगे। अच्छा, एक मुझे कोट याद आ गया बालेन शाह का, जो जब 2023-24 में जनजट प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये कहा करते थे। ये वही बालेन शाह है जो ये कहते थे कि भैया अगर किसी की सरकार में कोई आत्महत्या कर रहा है ना, तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता हो जाती है। तो क्या मैं अब ये मान के चलूं कि बालेन शाह की सरकार में 3 लोगों ने आत्मदाह किया, जिसमें से एक सरवाइव कर गया और 2 की मृत्यु हो गई है। तो ये बालेन सरकार की सबसे बड़ी विफलता है या फिर नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट जिस प्रकार से हो रहा है, उसमें एक दो नहीं काफी कारण हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये बेरोजगारी बताया जा रहा है कि बेरोजगारी इनमें से एक उम्दा कारण है। अब देखिए, वालिन शाह जब से गवर्नमेंट में आए हैं, सबसे यंग इनकी पूरी तरीके से जो मिनिस्टर्स की एक टीम है वो हो जाती है। सबसे ज्यादा एक तरीके से कह लो कि एम लेकर के चल रहे हैं। इन्होंने बोला कि भैया नेपाल अब सारी चीजें चेंज करेगा, नेपाल अपना लिपुलेख लेके रहेगा, लिम्पिया धुरी भी लेकर के रहेगा। ये भी वन ऑफ दम एक कारण है जिसकी वजह से विवाद चल रहा है नेपाल में, जिसकी वजह से जनजट प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो चलो समझते हैं और देखते हैं। यहाँ पर नेपाल में युवाओं की बढ़ती नाराजगी वापस से दिखाई दी, क्योंकि वो सड़कों में उतरे। 3 दिनों में 3 लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का है, जिसमें से 2 की डेथ हुई है, एक हमारा सरवाइव कर रहा है, अस्पताल में है। बस इस्तीफे की मांग की जा रही है कि बालिन शाह जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, युवाओं की उम्मीद और भरोसा जगाने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। जनजी नेपाल संगठन ने प्रधानमंत्री बालिन शाह पर जन विरोधी और निरंकुश तरीके से शासन चलाने का यहाँ पर आरोप लगाया। अच्छा, ऐसा क्यों लगाया जा रहा है कि ये निरंकुश हो गए हैं, पूरी तरीके से शासन सही तरीके से नहीं चला रहे? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बालेन शाह आए थे हमारी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उससे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इन्होंने पॉलिटिक्स में एक तरीके से कदम रखा और इसी पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है इसको इन्होंने बैन कर दिया कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होगी। ये वन ऑफ दम कारण है कि इनको निरंकुश बोला जा रहा है। ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। नेपाल का एक हमेशा से चला आ रहा था रिचुअल ये था कि नेपाल में अगर कोई भी नया पीएम बनता था तो वो सबसे पहले इंडिया विजिट करता था। इन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम इंडिया क्यों विजिट करने जाएंगे, राइट? नेपाल जो है वो तो चाइना विजिट करने जाएगा। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली गई कि चाइना विजिट करने की आप बात कर रहे हो, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है आपके शासनकाल में, वो क्या हो जाता है? इससे पहले हम आगे बढ़े इस टॉपिक पर, हमें ये भी समझना होगा कि क्या नेपाल ही एक ऐसा है जिसमें ये जनजट प्रोटेस्ट हुआ और सत्ता परिवर्तित हुई? तो नहीं। हम इसी 2024 के आसपास देखते हैं कि बहुत सारे देश हो जाते हैं जहां पर ये आंदोलन हुए, जिसमें हमारा साइबेरिया था, मोरक्को था, पेरू था, मेडागास्कर था, केन्या था, बांग्लादेश था, नेपाल था, फिलीपींस था, इंडोनेशिया था और तिमोर लेस्ते था। भारत इसमें से बचा रहा। हालांकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसने काफी ज्यादा जोर लगाया कि भारत में भी ऐसी कोई हो, बट ऐसी हो नहीं हो पाई। आप में से कितने सारे लोग जो है सीजेपी को मानते हैं कि ये एक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जेनजेड आंदोलन का, और कितने सारे लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं? ऑल्दो ट्राई किया गया बहुत ज्यादा कि इंडिया में भी ऐसा हो, बाहरी शक्तियां बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रही, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आगे आ जाते हैं, बात करेंगे इसी सीरीज में जब दिसंबर में ये वहां से आ गई थी अपनी जान बचा करके, राइट? और उसके बाद से यहीं पर रह रही हैं। इनका नाम है शेख हसीना जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो जाती हैं, कहाँ की?
बांग्लादेश की, राइट। अब ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, तो ये देखने को मिला कि भैया जो बांग्लादेश की सिचुएशन हुई है, उसके बाद बांग्लादेश में जैसी सत्ता आई है इस जनजातीय आंदोलन के बाद, बहुत ही ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसमें बांग्लादेश का पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेपाल को ये समझना होगा कि भैया अस्थिर सरकार रही। अभी भी अगर मैं बात करूं तारिक रहमान के बारे में जो बने हैं, वो भी अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, वो भी चाइना के पास जाकर के बैठ रहे हैं। तो ये वो नेशन हो जाते हैं जो सत्ता परिवर्तन के नाम पर एंटी इंडियन होते चले गए। खैर आगे बात करते हैं, 2023 की वह घटना चर्चा में है जब प्रेम आचार्य ने यहाँ पर आत्मदाह किया था। 2023 में भी ऐसा हुआ था, और उसके बाद से काठमांडू में जो मेयर रहे बालेन शाह, इन्होंने राज्य की चरम विफलता बताया, मानसिक युवाओं की स्थिति, बेरोजगारी, सरकारी नीतियों को लेकर के गंभीर सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या कर रही है नेपाल की सरकार, क्या काम हो जाता है इनका, कुछ तो करना चाहिए राइट आपको। आप इतने समय से बने हो, जल्द से जल्द कोई आप प्रभावी कदम लीजिए। लेकिन थोड़ा सा ये भी जानना होगा कि बालेन शाह का जो पॉलिटिक्स है वो कैसा रहा है। ये काठमांडू के पूर्व मेयर थे, ठीक है। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कर्नाटका से किया है। पॉलिटिकल मैं बात करती हूँ तो बैकग्राउंड है, ऑफ कोर्स इंडिया से पढ़ाई करी है इन्होंने, सबसे बड़ी चीज हो जाती है ये। बालेन शाह की करियर की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई थी कि स्वतंत्र मेयर बने थे काठमांडू के। हिप हॉप और रैप म्यूजिक जुड़े रहे हैं, युवाओं में लोकप्रिय रहे, और रैप में सामाजिक और जो आर्थिक मुद्दे हैं ये इन्होंने उठाए, और यहीं से शुरू होता है इनके नेता बनने का सफर। जस्ट लाइक हमारी जो दक्षिण की पॉलिटिक्स है कि कोई भी एक्टर फिर जाकर के आगे क्या बन जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है, सेम वहां से शुरुआत। तो इन्होंने अपने रैपिंग करियर को माना कि भैया राजनीति तक हमें लेकर के जाएगा, और ऐसा हुआ भी। अब देखो नेपाल में जो हिंसा हुई उसमें 8 से अगर मैं 12 सितंबर पहले की बात करूं तो 76 मौतें हुई थी प्रदर्शन के कारण। शुरुआत 3 से होती है, 2 से होती है, देन इतनी मौतों तक पहुंच जाता है। प्रदर्शनकारी संसद में घुसते हैं और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, केपी ओली का इस्तीफा इन लोगों ने ले लिया था, फिर केपी ओली भी चले जाते हैं। नई सरकार का गठन होता है 12 सितंबर को, अंतरिम सरकार बनती है। पूर्व जस्टिस सुनीला जो कार्की हैं इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। देन इसके बाद होते हैं चुनाव, और इसके बाद आते हैं हमारे बालेन शाह। ठीक है, इसके बाद बालेन शाह बनते हैं। भारत क्या है इनको बधाई भी देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट लिख करके कहते हैं कि आपके नए प्रधानमंत्री बनने की जो आपको बहुत बहुत बधाई। और भारत ट्राई करता है कि जो पहले केपी ओली की सरकार थी जो बहुत ज्यादा झुकाव रख रही थी चाइना की तरफ, वैसी गवर्नमेंट अभी ना बने, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश हो जाता है और भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई नेपाल। और अगर मैं भारत के लोगों की बात करूं, हम भाई भाई, हमारे बीच में कोई ऐसा ग्लिच नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में रह रहे होंगे नेपाल के। नेपाल इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे लोग नेपाल विजिट करने जाते हैं। सो बट नेपाल इज अ वेरी क्रूशियल बॉर्डर इलाका अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां से क्या होता है, चाहे तस्करी की मैं बात करूं, महिला तस्करी से संबंधित चीजों की बात करूं, तो वो काफी ज्यादा देखने को। अच्छा, आगे आते हैं। जनसट प्रोटेस्ट में विरोध का चेहरा बालिन शाह ही बने थे। सबसे बड़ी चीज ये है, जो कि कहते थे कि विरासत का संरक्षण होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए, ट्रैफिक सुधार, कई सारी चीजों पर, खासकर सड़क किनारे जो दुकान है झुग्गी है, इसको लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें करी। इस प्रदर्शन में 77 लोग मिले, तो इन्होंने कहा कि ये गलत हो जाता है। 5 मार्च को चुनाव होते हैं, इन्होंने बड़ी जीत हासिल करी और इनका कहना था कि हम सब कुछ बदल करके रख देंगे और 35 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब वहां पर एक एक करके समस्याएं खड़ी हो रही हैं। 5 कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है पारंपरिक राजनीतिक दलों से नाराजगी। युवाओं का मानना है कि लंबे समय से सत्ता में रहे दल भ्रष्टाचार और वादा खलीफा से जुड़े रहे, और बालेन शाह ने नई राजनीति और बदलाव का प्रतीक हम मानते थे, लेकिन इन्होंने उन पुराने लोगों को शामिल किया और उनसे अभी भी अपनी चीजें बरकरार रखी हैं। भ्रष्टाचार और सुशासन की मांग, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, और अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी भी सुशासन नहीं हो पा रहा है। तो आपने जिस बेसिस पर अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया वो तो आप पूरा नहीं कर पाए ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है। हम आपका कैसे सपोर्ट करेंगे इस चीजों में, राइट। तो ये है कि भैया इनका प्रशासन सख्त नहीं है। दूसरा, बेरोजगारी और युवाओं में पलायन। अच्छा, ये एक ऐसी समस्या है जो पहले से चली आ रही है। ये मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैं बालेन शाह को दोषी नहीं मान रही हूँ। देखो, अगर मैं आज कहूं कि आज प्रेजेंट समय में देश से गरीबी चली जानी चाहिए, तो गरीबी के पीछे के भी बहुत सारे कारण होते हैं, राइट। पीछे की बहुत सारी स्थितियां होती है, एक दिन में गरीबी नहीं जा सकती है। अगर मैं 2023 की बात करूं, 10.63% बेरोजगारी थी, गरीबी थी, और 2024 में ये दर आपकी 10.71 हो गई थी, बढ़ी थी। उसके बाद 2024 से 25 में भी यही हुआ, 26 में भी हुआ, कंटिन्यू जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर। इसकी वजह से युवा परेशान है। भाई हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बाकी अदर क्षेत्रों में कोई नौकरी नहीं है, हमें वहां के बहुत सारे युवा काम करने के लिए इंडिया आ जाते हैं, जो कि गिग वर्कर्स की तरह काम करते हैं।
राइट। तो ये बड़ी समस्या है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो वन ऑफ दम रहा, राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध। देखो, बालियान शाह और केंद्रीय सरकार अन्य राजनीतिक संस्थानों के बीच टकराव को कई युवा स्थानीय स्वायत्तता के मुद्दे के रूप में देखते हैं। अब उनका आरोप है कि पारंपरिक राजनीतिक ताकतें स्थानीय स्तर पर सुधारों में बाधा डाल रही हैं और सोशल मीडिया से संगठित जन जन आंदोलन, टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं ने तेजी से अभियान चलाया। और यह आंदोलन केवल एक नेता के समर्थक तक सीमित नहीं था, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सिस्टम की सुधार की मांग से भी जुड़ा था कि आप लोगों ने जो किया है या आप लोग कह रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वो आप कब करोगे? आपको बने हुए इतना टाइम हो गया, आप अभी भी स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हो, हमारे जो मुद्दे उनको आप नहीं सुन रहे, अच्छा है कि आप भी यहाँ पर इस्तीफा दे दें। खैर, इस पर आप नेपाल वासियों की क्या राय है? नेपाल से जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री बालेन शाह जी को इनवाइट किया था कि वो इंडिया विजिट पर आएँ, जिससे कि भारत और नेपाल के संबंधों में सुधार हो सके। तो अब ये भी देखने बनता है कि वो इंडिया विजिट पर कब आते हैं, नेक्स्ट आगे क्या स्टेप उठाए जाते हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल प्राची मिश्रा करंट अफेयर के नाम से, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पर जो भी करंट न्यूज होती है वो हम करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना वैसे भी आपको नहीं भूलना है, वरना इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय, सी यू।